हेलो लर्नर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिक्स क्लास का 9th चैप्टर शहरी क्षेत्र में आजीविका का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम इन पेजेस को कवर कर चुके थे और आज हम पेज नंबर 92 में बाज़ार में इस हेडिंग से शुरू करने जा रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं आगे। जब हम बाज़ार पहुंची तो दुकान अभी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले ही समय ले रखा था। तो ये एक बच्ची की कहानी है जो बता रही है कि शहर में जब वो बाज़ार गई या किसी एक जगह पर गई तो उन्होंने कितने तरह के लोग देखे, क्या क्या व्यवसाय में लोग लगे हुए थे। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से सुनिए और समझते जाइए। तो मेरी मौसी की बेटी ने पहले ही समय ले रखा था। हम वहाँ पहले ही पहुँच गई थी, जिससे हमारी बारी ना चली जाए। हमें थोड़ी देर में एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वो बहुत डर गई थी, क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया, ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई, क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाई कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची, जहाँ लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। तो ये इस बात का वर्णन कर रही है कि बाज़ार में वे कहाँ कहाँ गई। पहले वो डेंटिस्ट के पास जाती हैं और फिर एक रेडीमेड गारमेंट की शॉप पर जाती हैं। अब यहाँ देखते हैं कि बड़ी दुकान में हरप्रीत नाम की कोई एक लड़की है। वो कहती है, इनका संवाद दिया गया है यहाँ पर, कि पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को, नेक्स्ट पेज पे आइए, और त्योहारों के समय में मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू कर दिया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। तो हरप्रीत एक इंसान व्यक्ति हैं, एक आदमी हैं, जो बता रहे हैं कि जब वो पहले क्या करते थे, कि उनके पिताजी और चाचा जी कहीं काम क्या करते थे और बाद में अब उन्होंने वहाँ पढ़ाई वगैरह करने के बाद उन्होंने वो काम संभाल लिया है। ठीक है, हरप्रीत और उनकी बीवी वंदना ने यहाँ शोरूम संभाल लिया है। और एक वंदना नाम की लड़की है, ये क्या बताती है अपने बारे में, कि हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला है। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फ़ैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव, नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमने कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न, रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो ये शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास के रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है, पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। तो इन दोनों कहानियों से हमें क्या देखने को मिल रहा है, कि हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें उनमें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए एक लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा, कौन से दिन। और उदाहरण के लिए, इस बाज़ार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाज़ार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। ठीक है, तो शहरी जीवन में आजीविका, ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो इससे पहले हमने देखा कि सड़क पर चलते हुए उन दो लड़कियों ने किस तरह के लोग देखे, नाई देखे, अखबार बेचने वाले देखे, तरह तरह के लोग देखे जो सड़क पर अपना काम करते हैं। लेकिन अब जो फिर हमने कहानी पढ़ी हरप्रीत और वंदना की, इनके पास पक्की दुकान है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक फैक्ट्री में। फैक्ट्री में किस तरह से काम किया जाता है ये देखते हैं। मैं फैक्ट्री में मैं अपने एक कपड़े पर ज़री का काम करवाना चाहती थी, जो मुझे ख़ास मौके पर पहनना था। ज़री एक तरह का एक कढ़ाई होती है, जो अक्सर कपड़ों पर होती है। तरह तरह की कढ़ाइयाँ होती हैं, धागे से भी होती है या फिर कुछ मेटलिक धागे होते हैं, उनसे होते हैं, तो उनको कहते हैं ज़री। तो ये काम कई बार मशीनों से होता है जो फैक्ट्री में होता है। तो ये बता रहे हैं कि उन्हें अपने कपड़ों पर ही कुछ इस तरह का वर्क करवाना था। तो मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है, जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। ठीक है, पेज नंबर 94 में आ जाइए। ये कह रही हैं कि निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि कपड़ों में तरह तरह उसको खूबसूरत बनाने के लिए तरह तरह की कढ़ाई की जाती है, फूलों से या फिर फूलों के शेप की या फिर किसी और शेप उस तरह की।
धागों से और कई तरह की चीज़ों से उस पर स्टोन लगाए जाते हैं। तो ये ज़री का काम होता है। ये काम कुछ लोग तो हाथ से करते हैं, लेकिन जब एक बहुत बड़े पैमाने पर होता है तो उसे फैक्ट्री में किया जाता है। ठीक है, हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी, हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे, कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भड़ता ना बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ के ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गईं। आह! जान में जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए थे, कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटर पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल-तोल कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मेरी बहन ने समझाया कि वो लेबर चौक कहलाता है। लेबर चौक जैसे कि नाम से, ये लेबर यानी मज़दूर, उनका एक चौराहा है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मज़दूर मिस्त्री हैं। कुछ वहाँ भवन बन रहे होते हैं, वहाँ मज़दूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। ठीक है, कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप लाइन का भी खुदाई का काम करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हज़ारों अनियमित मज़दूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी ना ख़त्म होने वाली पंक्तियाँ थीं। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे, उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक-एक व्यक्ति एक-एक सिलाई मशीन पर लगा हुआ था। हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थीं जो कपड़े तैयार हो रहे थे, वे कमरे में एक तरफ तह करके लगाए जा रहे थे। तो इस तरह का वहाँ का ये वर्णन करते हैं कि किस तरह से उन्होंने कुछ अनियमित मज़दूर का अर्थ होता है जिन्हें लगातार कहीं काम नहीं मिलता। वो दिहाड़ी पर यानी डेली बेसिस पर काम करते हैं कि जिस दिन उन्हें जो काम मिला उसकी मज़दूरी उन्हें मिल जाती। ठीक है, ये देखिए, ये चित्र दिया गया है आपकी किताब में। लेबर चौक पर दिहाड़ी मज़दूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतज़ार करते हैं कि लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाएँ। ये देखिए, और ये देखिए जिस फैक्ट्री की ये बात कर रहे थे, वहाँ इस तरह से मशीनें लगी होती हैं और हर कोई अपने जगह पर बैठकर कपड़े सी रहा होता है। तो हमने निर्मला को ऐसी ही जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर ज़री का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वो काम करती है, वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। तो यहाँ से जो फैक्ट्रियों में माल सिया जाता है, वो विदेश भी जाता है। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वो 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वो हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के सिर्फ 80 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 40 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता। निर्मला की तरह ही ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं, मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर ख़ास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में तो उन्हें दूसरा काम ढूँढना पड़ता है। नौक निर्मला की तरह की नौकरियाँ स्थायी नहीं होती हैं। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उससे बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उन्हें बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। तो बच्चों, वैसे ये एक नियम है कि मैक्सिमम आप 8 घंटे तक ही किसी से काम ले सकते हो, लेकिन उन्हें 12-12 घंटे काम करने पड़ते हैं बिना एक्स्ट्रा पगार के। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितना मुश्किल भरा उनकी जॉब होती है और वो किस तरह से बिल्कुल मशीनों की तरह लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात हमें ये देखने को मिलती है कि उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। जब मालिक को ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्री से, मिल से या जहाँ भी वो काम कर रहे होते हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है, उनकी छँटनी कर दी जाती है। तो हम ये देखेंगे इसमें जो पाठगत प्रश्न हैं, इन्हें आप देखकर हल करने का प्रयास करें, क्योंकि ये इस पाठ से रिलेटेड हैं और इस पाठ को समझने में आपकी ज़्यादा मदद करेंगे। दफ्तर में अभी आगे बता रहे हैं कि मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें 5:30 से पहले अपने दफ्तर में पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिसमें बिल्कुल हमें समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर एक ऐसी जगह था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली
तो ये बताते हैं कि मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं यानी सेल्समैन का काम का निरीक्षण करती है जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं, क्योंकि बेसिकली इनको अपना जो सामान होता है, जो बना हुआ है बिस्किट, वो दुकानों के ज़रिए ही लोगों तक पहुंचाना होता है। तो दुकानों तक जाते हैं, ऑर्डर लेते हैं और जो भी भुगतान उनका होता है वो इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। वे उनकी प्रगति रपट यानी उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो देखती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है। वो बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी हैं। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फ़ायदे भी मिलते हैं। क्या फ़ायदे मिलते हैं आइए देखते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर उनको ये पैसा मिल जाता है। छुट्टियां मिलती हैं। इतवार और राष्ट्रीय त्यौहार पर उन्हें छुट्टियां मिलती हैं। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं मिलती हैं। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्च भी उठाती है। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से जो नियमित कर्मचारी हैं उन्हें इतनी सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। अब नेक्स्ट पेज में आ जाइए, पेज नंबर 97। यहाँ देखिए, वहाँ एक फ़ोटो है। इसमें लिखा है कि महानगरों में कॉल सेंटर में काम करना रोज़गार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं। बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है यानी सेंट्रलाइज ऑफिस है, जहाँ एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कस्टमर केयर में कॉल करते हैं आपके फ़ोन में जब कोई दिक्कत होती है, या फिर आपका जो फ़ोन वाला प्लान होता है, आप रिचार्ज कराते हैं, उसमें कुछ दिक्कत होती है या कुछ कभी नेटवर्क नहीं होता, तो आप कस्टमर केयर में कॉल करते हैं। तो वहाँ से एक व्यक्ति आपको कॉल आगे कनेक्ट करके कहता है कि भाई आप यहाँ कॉल करिए, आपकी समस्या यहाँ सुलझ। तो ये होते हैं कॉल सेंटर्स में, ठीक है। तो यही काम है। कॉल सेंटर प्रायः हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सक रहे हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन, स्पीकर लगे रहते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण यह है कि यहाँ अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। तो भारत में एक बहुत बड़ी तादाद है अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों की, और वे उनके देश के कंपैरिजन में यहाँ बहुत ही सस्ता उनको लोग मिल जाते हैं अपने काम पे रखने के लिए। तो जैसा कि ऊपर वाला लेसन कंटिन्यू हो रहा था कि परिवार के लिए चिकित्सीय सुविधाएं मिलती हैं, तो उसी का ये भाग है नीचे कंटिन्यू किया गया है कि अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी भी मिलती है। तो शहर में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो दफ्तर, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री पर काम पर जाते हैं। उन्हें उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि वो जो कपड़े की जो एक फैक्ट्री थी कपड़े सिलने की, वहाँ किस तरह से दर्जियों को, जब मौसम नहीं होता है, ज़्यादा उनकी खपत नहीं होती है कपड़ों की, तो कई दर्जियों की वो छुट्टी कर देते हैं। आखिर दिन ख़त्म हुआ। हम मौसी की कार में थकी मादी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि हम शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो ये लेसन होता है यहाँ पर ख़त्म। और यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से जो सड़क पर काम करने वाले लोग हैं वो इनको दिखाई देते हैं जब ये बाज़ार में जाती हैं। ये देखिए, तरह तरह के नाई और ये फूल बेचने वाली, इस तरह से आप इन्हें सड़क पर काम करते हुए लोग मिलते हैं। बच्चू मांझी की हमने एक वो कहानी पढ़ी, जो गांव से काम की तलाश में आए थे, क्योंकि वो मिस्त्री थे, उन्हें वहाँ रोज़गार नहीं मिलता था नियमित रूप से, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि शहर में रिक्शा चला के वो रोज़ अपना पेट भर सकेंगे, ठीक है। लेकिन इन इस तरह के काम करने वाले लोगों के पास दिक्कत ये होती है कि जिस दिन वे काम पर नहीं जाते उस दिन उनकी कोई कमाई नहीं होती है। फिर हमने देखे असंगठित क्षेत्र में जो हैं, चाहे वो दुकानदार हों या फिर इस तरह के अनियमित कर्मचारी हों, जिन्हें जो ये मौसमी रोज़गार इन्हें मिलता है कि जब काम हुआ तब इन्हें काम मिल गया, जब नहीं हुआ तब इन्हें निकाल दिया गया। फिर हमने देखे नियमित कर्मचारी जो इस तरह के ऑफिसेज़ में बैठा करते हैं
ऑफिस में काम पे जाते हैं, सरकारी विभागों में होते हैं, इनको नियमित रूप से पगार मिलती है और कई तरह की अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जो छुट्टियां हैं या बचत है, चिकित्सीय सुविधाएं हैं, ये सब भी मिलती हैं। तो इतने तरह के कार्य जो हैं ये शहरों में किए जाते हैं। आशा है कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।